नमस्कार, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आपका बेब कोचिंग क्लासेस में। बेब कोचिंग क्लास में आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लेकर आए हैं रोज एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिजिक्स में, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? दो आवेशों के बीच, तो हम मान लेते हैं एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी ले लेंगे हम R। एक दो आवेश है Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी R है। अब इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। अब ये बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है या आकर्षण का भी हो सकता है। अगर दोनों आवेश पॉजिटिव है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और दोनों आवेश ऑपोजिट है यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इनके बीच आकर्षण का फोर्स लगेगा। तो यही नियम कूलॉम ने बताया था। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्टेटमेंट लिख लेंगे। इस नियम के अनुसार इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, कौन सा आवेश होना चाहिए यहाँ पे? बिंदु आवेश। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के, तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड, मतलब क्या कह रहा है? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो वो दोनों वो क्या है? दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस टाइप से हम लिखेंगे, जो फोर्स F है, बल, वो अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 Q2 के। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा, F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r², ये समीकरण हो। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक आएगा कांस्टेंट Q1 Q2/r²। तो प्रयोगों के आधार पर कूलॉम ने K का मान रखा 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो हमारा जो बल का फार्मूला हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया फोर्स। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट = निर्वात की
तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट है ना के का, उसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया कूलम का नियम जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, निर्वात या वायु हो। अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतम पदार्थ रख दे तब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इतना नोट कर ले पहले। एक दो तीन चार नोट कर ले होगा। अब देखते हैं यदि दोनों आवेशों के मध्य, यदि दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ की, जैसे कागज, तेल, मोम, कुचालक पदार्थ है। बेसिकली जो परावैद्युतांक पदार्थ है वो कुचालक पदार्थ होता है, ठीक। आदि रख दे तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा, के गुना जिस जो भी आप पदार्थ रखोगे परावैद्युतांक पदार्थ, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो जितना उसकी वैल्यू होगा उतना गुना बल कम हो जाएगा। F इजिकल टू क्या हो जाएगा, मीडियम जो बल है वो कहाँ पे है, किसी माध्यम में, यदि दोनों आवेशों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ, Fm इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ का मान, परावैद्युतांक पदार्थ। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट और K है, इनको गुणा करो तो आपको एक मिलेगा एप्सिलॉन, जिसको कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। तो आपका जो नया फॉर्मूला बनेगा माध्यम में, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो फोर्स आ रहा था निर्वात में एप्सिलॉन आ रहा है, और इसमें क्या आ जा रहा है, के, इसमें के और एक्स्ट्रा आ जा रहा है। इसका मतलब के गुना बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर दो आवेशों के बीच कोई माध्यम आ जाता है, माध्यम बीच में, तो क्या हो जाएगा, उतना गुना बल कम हो जाएगा। अगर आप आवेशों के बीच अगर आप पानी रख दो, तो जैसे पानी का जो परावैद्युतांक का मान होता है कि वो लगभग 81 होता है, तो 81 जितना निर्वात में फोर्स लग रहा था, तो पानी में 81 गुना बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। अगर कूलाम का नियम आपसे पूछे कि सदिश रूप में कूलाम के नियम को दर्शाइए, तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कूलाम का नियम सदिश रूप में। तो नोट कर लीजिएगा आई होप। अभी इसको रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे कूलाम का नियम सदिश रूप में। तो हेडिंग लिखेंगे
कूलॉम का नियम सदिश रूप में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं इसको, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आपको इसके लिए दो चीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो चीज होना चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को अगर आप डिनोट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसका डायरेक्शन, यानी कि जैसे वेक्टर ए हो गया तो उसको उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट डायरेक्शन। तो उसी तरह जो कूलॉम का नियम है या कूलॉम बल है, इसको हम वैद्युत स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बल के लिए हम उसके लिए जो फोर्स है उसी की दिशा में डायरेक्शन चाहिए। तो इसके लिए हम मान लेंगे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और ये एक दूसरे से R12 का मतलब है Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R12 है हमने वेक्टर को। ठीक है, अब देखिए दोनों चार्ज क्या लिया आपने, पॉजिटिव लिया। तो पॉजिटिव चार्ज अभी अभी मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे को उधर को धकेलेगा, यानी कि पहला वाला चार्ज इसको इस तरफ धकेलेगा, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको क्या पढ़ेंगे F21। इसका मतलब दूसरे पे फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, पहला चार्ज। उसी तरह ये वाला चार्ज इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये हो गया फोर्स। इसको दिखा देंगे वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए। अब देखिए इसकी तरफ हमें वो चाहिए दिशा, दिशा दिखाने के लिए हमें एक चाहिए यूनिट वेक्टर। तो इस दिशा में मान लेते हैं R12 कैप, और इसी दिशा में मान लेंगे R21 कैप। कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए, R जैसे कैप लिखा 12, तो इसको क्या लिखेंगे हम, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड, ये होता है। और एक चीज जैसे R12 वेक्टर हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले चार्ज पे। तो आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। तो क्या लिखूंगा, F12 वेक्टर लगा देंगे। क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा है 1/4 Q1 Q2 जो R स्क्वायर था, अब R स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, मॉड में R12 वेक्टर का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, R12 क्या है, R12 क्या, ये वाला जो फोर्स लग रहा है इस पे, मतलब ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है उसको दिशा को कौन दिखा रहा है, R12 है। तो R12 क्या आपको क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मॉड। तो ये लिखते हैं हमने Q1 Q2, इसको क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर का स्क्वायर, मॉड के स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन में उसी का ही मॉड, यानी कि R12 का मॉड। देखिए R12 का ये स्क्वायर है और इनटू में 1 है, इसके पावर में 1 है, 2 और 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, R12 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पूरे के अपॉन में R12 वेक्टर का मॉड का क्यूब।
और इनटू में ये क्या आ जाएगा r12 वेक्टर। अभी अभी हमने बताया r12 को क्या लिख सकते हो आप r1 माइनस r2, ये हो जाएगा, ये फोर्स है F12, तो आपका F12 क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, और इनटू में क्या आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, ये आ गया आपका आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, यानी कि F12 आ गया। सेम सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो Q1 चार्ज है Q2 पर जो बल लगा रहा है यानी कि F12, ये फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे आवेश Q1 के द्वारा, इसका जस्ट उल्टा उल्टा लिखेंगे, जैसे अभी आवेश Q2 लिख रहा है तो आवेश Q1 के द्वारा किस पर लगा रहा है बल, Q2 पर लगने वाला बल, ये क्या हो गया, फिर आपका क्या लिखेंगे इसको F21 वेक्टर, वही है 1/4πε0, ये सिमिलर वही लिखना है Q1 Q2 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा R21 पूरे का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में R21 क्या, क्योंकि ये वाला जो बल है इसको दिखाने के लिए क्या लिख रहे हैं हम R21 कैप। अब कैप को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, ये जो कैप है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे R21 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे हम R21 वेक्टर अपॉन उसी का ही मॉड 21 मॉड। ठीक है, अब देखिए इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, तो टोटल पावर क्या आ जाएगा 3, यानी कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 पूरे का क्या आ जाएगा R21 मॉड Q आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा इनटू में R21 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे आप F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, इसको क्या लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 अपॉन में क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, ये आ गया फोर्स F21। अब ध्यान से आप देखेंगे एक फोर्स उधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, तो ये कब होता है, ये एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख सकते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, अगर आप दीवार पे मुक्का मारोगे तो दीवार भी आपके ऊपर उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाती है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो इसमें भी एक डायरेक्शन इधर को, एक डायरेक्शन उधर को है, तो इसका मतलब ये जो F12 है इनका मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये ऐसे लिख सकते हो, अर्थात ये न्यूटन के तृतीय नियम के समान कह सकते हो, समान या संबंधित है। तो इस तरह हम आज पढ़ा है कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे उत्तराखंड बोर्ड में कि कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। अगर खाली सदिश रूप पूछता है तो आपको इतना करना है। अगर आपसे पूरा पूछे कि कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए तथा उसे सदिश रूप में लिखिए, तो आपको ये पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ मेन बात ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक किताब नहीं खोला है या मतलब किसी कारणवश उन लोगों ने पढ़ा नहीं या उनके मन में कुछ डर है कि हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो वो लोग हमारे वीडियो को देख के अभी से तैयारी करके अच्छे मार्क्स से पास
हो सकते हैं। बस शर्त क्या है, कंटिन्यू वीडियो देखना है और पूरा वीडियो वॉच करना है, और हमारे एक जैसे आज हमने पढ़ा तो इसको रिवीजन ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।